तो ये मिसलेनियस प्रोविजंस करके है 5 मार्क्स का टॉपिक। इसमें टोटल 6 सब टॉपिक्स है। निधि कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, रिमूवल ऑफ नेम या इसको स्ट्राइकिंग ऑफ बोलता है, फ्रॉड एंड वैल्यूअर रूल्स। वैल्यूअर रूल्स अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, बाकी सब पहले से। इवन द फ्रॉड पेनल्टी इज वेरी न्यू, अभी अभी रिसेंटली वो अमेंड हुई है। निधि कंपनीज बहुत सारा अमेंडमेंट्स है आरटीपी में, बट ठीक है, कुछ ज्यादा खास अमेंडमेंट्स नहीं है। निधि कंपनी इज गिवन अंडर सेक्शन 406 एंड निधि रूल्स 2014, मेजरली निधि रूल्स का पार्ट होगा। व्हाट इज अ निधि कंपनी? डेफिनेशन: कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि with the object of cultivating the habit of thrift and saving among its members। मतलब अपने members में सेविंग का एक हैबिट डालना, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू मेंबर्स, मतलब मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेके मेंबर्स को ही लोन देने वाला है, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड विच कंप्लाइज विद द रूल्स मेड बाय द सीजी। ओके, तो बेसिकली ये अपने ही मेंबर से लोन लेके अपने ही मेंबर को लोन देने वाला है। इट इज लाइक अ बैंक बट नॉट एट अ हायर लेवल, इट्स ओनली अमंग द मेंबर्स ओनली, एक छोटे प्राइवेट लेवल पे। Central government's power to direct that any provisions of the Companies Act 2013 shall not apply or apply with modification or exception। मतलब निधि कंपनी को है ना, सारे प्रोविजन शायद एप्लीकेबल नहीं होंगे, थोड़े बहुत एक्सेप्शन में डाले होंगे, थोड़े बहुत मॉडिफाई करके डाले होंगे वगैरह। तो ये प्रपोज नोटिफिकेशन सीजी को बनाना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट। इट शुड बी लेड एट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कितने दिन के लिए? तो फॉर 30 days इट हैज टू बी लेड। इग्नोर द पीरियड while it was adjourned for at least 4 consecutive days। मतलब 4 अगर कॉन्सिक्यूटिव दिन बंद था पार्लियामेंट तो उतना पीरियड एक्सक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल समझो आज डे 1 है, बीच में 4 दिन कॉन्सिक्यूटिवली पार्लियामेंट अडजर्न हो चुका था, तो अब तुम्हारे पास डे 30 तक टाइम नहीं है, डे 34 तक टाइम है, क्योंकि बीच वाला जो पीरियड कॉन्सिक्यूटिव 4 days या मोर देन दैट अगर अडजर्न हुआ था तो उतना पीरियड हमको हटा देना। सो बेसिकली 30 नहीं बट अब 34 days मुझे मिलेगा। ये 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए? तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड सीजी कैन इशू द नोटिफिकेशन व्हेन बोथ द हाउसेस अप्रूव। ये नोटिफिकेशन भी उसको वापस ले डाउन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो ड्राफ्ट भी पहले पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद फाइनल वाला भी जाता है पार्लियामेंट पे। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन। तो निधि कंपनी कौन सी कंपनी है? इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी? तो आंसर है पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो दिस इज अ पब्लिक कंपनी with last words as Nidhi Limited। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 lakhs। इक्विटी क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेफरेंस अब उसको अलाउड नहीं है, पहले अलाउड था अब नहीं है। So issuing preference shares is not allowed on or after the commencement of Companies Act 2013। Old preference shares can be redeemed as per terms of the issue। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले 1956 वाले एक्ट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया होगा एंड उसका रिडेम्पशन पीरियड शायद अभी समझो 2022 में वो रिडीम होने वाला है, तो कोई बात नहीं, उसको एज पर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट तभी जो 1956 के टाइम पे तुमने जो अग्रीमेंट एंटर किया था विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉलो दैट। बट अब 2013 एक्ट के आने से प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, ओनली इक्विटी। ऑब्जेक्ट क्लॉज अंडर एमओए सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स अलाउड है। पहला तो हमने डेफिनेशन में देखा, कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ सेविंग्स, फिर लेंडिंग टू एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। दूसरा है प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी ऑन रेंट टू द मेंबर्स ओनली इफ रेंटल इनकम is up to 20% of gross income of निधि at any time during the financial year। मतलब तुम एक तो रेंट पे दे सकते हो लॉकर ओनली टू द मेंबर्स, पहली बात, एंड जो तुम रेंटल इनकम कमा रहे हो इट शुड बी ओनली अप टू 20%, 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आता है जनरल रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस। तो चिल्ला बापू ये शॉर्ट फॉर्म अपन ने बनाया था। तो निधि क्या क्या चीज नहीं कर सकता है? तो इट कांट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, हायर परचेज, इंश्योरेंस, लीजिंग और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये नहीं अलाउड है। फिर बापू का बी आएगा, पे ब्रोकरेज और एनी इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और फॉर लेंडिंग। मतलब किसी मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए या किसी को लोन देने के लिए यू कांट पे अ ब्रोकरेज टू एनीवन बिकॉज ये तुम्हारे ही मेंबर्स है। सो यू कांट पे एनी ब्रोकरेज फॉर गेटिंग डिपॉजिट और गिविंग लोन। एंड नीचे हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग भी नॉट अलाउड है बिकॉज इट इज ओनली अमंग्स द मेंबर्स। फिर ए से आएगा अक्वायर अ कंपनी और कंट्रोल द बीओडी ऑफ अ कंपनी। कंट्रोल मतलब क्या? तो अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द बीओडी। तो इट इज नॉट अलाउड, बट अलाउड होगा अगर
स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और आरडी का अप्रूवल मिला है तो फिर वो अक्वायर कर सकता है और कंट्रोल वगैरह कर सकता है दूसरी कंपनी को। फिर ए से आएगा एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लेंड टू अ पर्सन अदर देन मेंबर और टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब मेंबर के अलावा कोई भी पर्सन को तुम लेंडिंग बोरोइंग नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ भी लेंडिंग बोरोइंग नहीं कर पाओगे। एंड नीचे हम पढ़ेंगे कि मेंबर्स में ना बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड ही नहीं है, सो इट मेक्स सेंस कि हम बॉडी कॉर्पोरेट के साथ लेंडिंग बोरोइंग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मेंबर बन ही नहीं सकता। फिर ए से आएगा एडवर्टाइज टू सॉलिसिट और रिसीव डिपॉजिट्स। एक तो तुम तुम्हारे मेंबर से ही ले रहे हो, उसमें भी तुम अगर एडवर्टाइज करोगे तो नहीं चलेगा। सो प्राइवेट सर्कुलेशन करो, नो प्रॉब्लम। So you can't advertise, but exception है allowed if details of fixed deposit scheme is circulated privately among members with the words for private circulation to members only written. तो ऐसा एक प्राइवेट सर्कुलर वगैरह डालना है तो ठीक है, बट एडवर्टाइजिंग अदरवाइज नॉट अलाउड। फिर पी से आएगा इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स नॉट अलाउड। प्लेजिंग शेयर्स दैट आर केप्ट बाय मेंबर्स एज सिक्योरिटी नॉट अलाउड। मेंबर्स ने तुम्हारे पास आके गिरवी रखा, तुम उसको आगे गिरवी नहीं रख पाओगे। Partnership agreement with respect to lending borrowing not allowed. You can't enter into a partnership क्योंकि again it is only among your members. Open current account with members, याद करो एग्जांपल दिया था कि you can't open a current account with the members. अगर समझो मेंबर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है तो you can't open a current account there, नहीं तो इंडिपेंडेंस का इशू हो जाएगा। फिर अदर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग लेंडिंग अमंग द मेंबर्स, तो दूसरा कोई धंधा नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें अगेन वो एक्सेप्शन आएगा ही, लॉकर फैसिलिटी ऑन रेंट टू मेंबर्स चलेगा इफ रेंटल इनकम इज अप टू 20% ऑफ द निधीज ग्रॉस इनकम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आता है मेंबरशिप। तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अ मेंबर, ट्रस्ट कैन नॉट बी अ मेंबर, माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर एंड मेंबरशिप मस्ट नॉट बी रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर्स, मतलब एटलीस्ट 200 मेंबर तो चाहिए मिनिमम। माइनर के बदले माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर, बट उसका जो गार्डियन अगर मेंबर है ना तो माइनर के नाम पे डिपॉजिट कर सकता है। तो डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर इफ नेचुरल और लीगल गार्डियन इज अ मेंबर, वो चलेगा। फिर डायरेक्टर्स का क्या सीन है, तो डायरेक्टर शैल बी मेंबर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स है ना वही डायरेक्टर होंगे, मतलब उसी में से कोई बन सकता है। टेन्योर अप टू 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स चलेगा, अपॉइंट होना है तो। रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड है बट ओनली आफ्टर 2 ईयर्स का लॉक इन पीरियड, मतलब आज अगर समझो 10 साल हो गया, उसके बाद 2 साल थोड़ा शांति लो, उसके बाद वापस तुम 10 साल के लिए आओ, नो प्रॉब्लम। सो रीअपॉइंटमेंट चलेगा। ऐसा भी नहीं लिखा है कि सिर्फ एक ही बार रीअपॉइंट होगा, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। If tenure of the director was extended by the central government, then it shall terminate at the expiry of it. यहाँ पर जो 10 साल है, अगर उसको एक्सटेंड करना है तो सीजी के पास जाते हो तुम, वहां से अगर तुमको अप्रूवल आया कि चलो 10 नहीं बट 15 साल तक करो, तो कोई बात नहीं, 15 तक तुम होल्ड करो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 2 साल का तुम्हारा लॉक इन पीरियड आएगा। And it must comply, or rather they must comply, directors must comply with 152 subsection 4 and 164 of the Companies Act. चलो अब नेक्स्ट डिविडेंड के बारे में रूल्स है। गुड रूल्स, अच्छे रूल्स है यहाँ पे। ऐसा है कि cannot declare a dividend more than 25% or higher amount approved by the RD regional director for written reasons unless it satisfies 3 conditions। मतलब बोले का मतलब ये है कि अगर आपको मोर देन 25% डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अच्छा ये 25 नहीं बट हायर कोई नंबर करना है। अगर आपने आरडी से अप्रूव करवा के लिया फॉर एग्जांपल 40%, आरडी ने 40% अप्रूव कर दिया, तो मतलब मोर देन 40 अगर आपको करना है तो ये 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। पहला, इक्वल अमाउंट ट्रांसफर टू दी जनरल रिजर्व, जितना आपको डिविडेंड देना है उतना आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। साथ साथ नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑन मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और देयर इंटरेस्ट एंड कंप्लाई विथ ऑल द रूल्स। ये जो निधि के लिए रूल्स वगैरह होते हैं सब कंप्लाई करो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आप मोर देन 25% का डिविडेंड, या अगर आरडी ने कोई हायर अमाउंट समझो 40 बोला है तो मोर देन 40% का डिविडेंड पे कर सकते हो। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना। एच वाला पॉइंट है ऑडिटर के बारे में। तो इंडिविजुअल ऑडिटर है तो एक टर्म मैक्सिमम 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक हो सकता है। ऑडिटर फर्म है, अगर इंडिविजुअल नहीं बट फर्म है तो कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स मिलेंगे, मैक्सिमम 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ईच। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी करके एट अ स्ट्रेच 5 साल करने मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी करके एट अ स्ट्रेच 10 साल आपको ऑडिटर रहने मिलेगा। रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड आफ्टर 2 years फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ अ टर्म। तो आपका अगर
समझो टर्म खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद आपको 2 का एक कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपका 10, तो उसके बाद आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा उसके बाद। तो दिस लाइक रोटेशन। ऑल्सो काउंट द पीरियड एज एन ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल 2014, जो 1 अप्रैल 2014 को हुआ था, टू कैलकुलेट 5 और 10 इयर्स लिमिट। मतलब पहले का भी आपको काउंट करना होगा। 2014 के पहले अगर 2 साल हो तो अभी आगे सिर्फ 3 साल अगर इंडिविजुअल है तो। Auditor shall furnish a certificate every year that states that निधि has complied with all the rules। मतलब ये ऑडिटर के माथे डाल दिया कि भाई तुम हमको बताओगे कि इसने कंप्लाई किया है कि नहीं। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ऑडिटर मस्ट मेंशन द रूल्स वायोलेटेड। ऑडिटर खुद बताएगा गवर्नमेंट को कि देखो भाई ये रूल वायोलेट हुआ है। एंड देन अगर कॉन्ट्रावेंशन पकड़ा गया तो कॉन्ट्रावेंशन में कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों को मैक्सिमम फाइन 5,000 का एंड मैक्सिमम फर्दर फाइन 500 पर डे का लग सकता है फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस आफ्टर द फर्स्ट डे। तो बेसिकली वन टाइम जो फाइन है वो अप टू 5,000 है, उसके बाद कंटिन्यूइंग में अप टू 500 पर डे तक लग सकता है। फिर आई वाला पॉइंट है शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट के ऊपर। तो ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी अलाउड है, यहाँ पे पार्टली पेड वगैरह नहीं चलेगा। फेस वैल्यू 10 से उससे ज्यादा का होना चाहिए। डिपॉजिट होल्डर को मिनिमम 10 शेयर्स रखने हैं और ऑफ टोटल फेस वैल्यू 100। मतलब आप मिनिमम 10 शेयर्स रखो ऑफ फेस वैल्यू 10 तो भी 100 हो गया। या डायरेक्टली बोला है कि आप FV100 रखो, मतलब अगर समझो एक शेयर रखा जिसका फेस वैल्यू 100 का है तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो या तो आप मिनिमम 10 शेयर्स रखो या तो फिर FV100 कोई भी एक कंप्लाई कर लो। फिर सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इसका मतलब ये FD वाले का बात हो रहा था, फिक्स डिपॉजिट का बात हो रहा था। तो अगर सेविंग अकाउंट अगर आप खोलते हो या रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप खोलते हो तो मिनिमम एक शेयर FV10 का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर खाली 10 का आपने शेयर होल्ड किया तो भी चलेगा, बट ये साइड पे आपको या तो 100 या तो मिनिमम 10 शेयर, तो वो भी 100 ही होता है। तो ये हो गया शेयर कैपिटल अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट जे वाला पॉइंट देखते हैं। यहां से ना बहुत सारा चीजें नया नया ऐड हुआ है। रिक्वायरमेंट्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो गया तो वहां से विद इन 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन इट हैज टू एंश्योर दैट इट हैज एटलीस्ट 200 मेंबर्स, नेट ओन्ड फंड्स एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए। फिर अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट्स शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एंड नेट ओन फंड्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स अप टू 1/20। ठीक है, अब ये क्या है ध्यान से देखना जरा। पहली बात तो व्हाट इज नेट ओन्ड फंड। नेट ओन फंड को डिफाइन किया गया है, ये देख लो नीचे यहाँ पे डाला हुआ है। नेट ओन फंड्स पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर दो एंड इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दो, तो दैट इज योर नेट ओन्ड फंड। तो नेट ओन फंड कोई भी निधि कंपनी का एटलीस्ट 10 लाख का अपने को चाहिए। नेक्स्ट, अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब क्या होता है। अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब ये होता है कि भाई इसके अगेंस्ट देयर इज नो चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ गिरवी नहीं है। ओके, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, समझो मैं कोई बैंक में गया, लेट्स से मैं SBI में गया, ठीक है, मैंने SBI में FD किया। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये FD जो है ना इसको मैं कोलैटरल रखूंगा किसी और के पास। जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा के पास मैंने ये FD कोलैटरल रखा एंड कोटक महिंद्रा ने मेरे को क्या दिया, उसके अगेंस्ट लोन दिया। तो इसको अपन बोलते हैं एनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट। मतलब मैंने मेरा जो डिपॉजिट है उसको एनक्यूम्बर करवा लिया। ओके, हियर आई डोंट वांट एनक्यूम्बर्ड, आई वांट अनएनक्यूम्बर्ड। ओके, एंड दैट शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। अच्छा, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे क्लैरिटी मिलेगा तुमको, बट यहीं पे मैं बता देता हूँ व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन। ये देखो, ये जो भी मेंबर होता है ना निधि कंपनी के, ये मेंबर लोग करते हैं डिपॉजिट। तो ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, 1 लाख का डिपॉजिट किया मेंबर ने, ठीक है, तो निधि कंपनी आगे दूसरे किसी के साथ डिपॉजिट करेगा, लेट्स से SBI के साथ। ओके, इसका बात हो रहा है अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट्स में। तो निधि कंपनी 10% मतलब के 10,000 का डिपॉजिट आगे रखेगा, ये बोला है। ओके, एंड वो अनएनक्यूम्बर्ड होना चाहिए। मतलब कि उसके अगेंस्ट निधि कंपनी इट कांट कीप दैट डिपॉजिट एज कोलैटरल, वो कुछ लोन वगैरह नहीं ले पाएगा सामने। सो अनएनक्यूम्बर्ड रखना है उसको दूसरे बैंक के साथ। ओके, ये तुमको नीचे नेक्स्ट पेज पे वापस एक बार दिखेगा। एंड देन नेट ओन फंड्स
डिवाइड बाय डिपॉजिट्स अप टू 1/20। सिंपल है। नेट ओन फंड्स का मतलब क्या है, तो बेसिकली मेरा कैपिटल रिजर्व्स वगैरह समझो वो 1 लाख है, ठीक है। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, इट इज अ लायबिलिटी ना, ये मेंबर्स जो निधि कंपनी को दे रहे हैं उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो ये 20 लाख तक मैक्स हो सकता है। दिस इज जस्ट लाइक योर डेट टू इक्विटी रेशियो, वो बोलता है कि अप टू 20 तक चलेगा। ओके, डेट नीचे है और इक्विटी ऊपर है, यहाँ पर इसके लिए वो 1/20 लिखा है। सो इट इज, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे कि हाँ भाई डेट टू इक्विटी इधर 20 तक मैक्स अलाउड है। ये पहला हो गया इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, एटलीस्ट 90 डेज you have to file form NDH1 which is return of statutory compliances। बहुत सारा compliances का ये return होगा, certified by of course PCA, PCS and practicing cost accountant PCA में। अच्छा, पहला वाला कंप्लायंस जो है ना 1 ईयर के अंदर अगर उसका फेलियर हो गया तो ये अप्लाई टू द रीजनल डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाया फॉर्म NDH2 टू एक्सटेंड द टाइम एंड RD में पास द ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग दैट एप्लीकेशन। अच्छा, उसको एक्सटेंड भी करवा सकता है वो, बट इन सच अ वे कि टोटल मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल समझो कोई निधि कंपनी है, ठीक है, ये सेक्शन ऐसा अज्यूम करता है कि समझो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को ही वो पैदा हो गया, तो 1 अप्रैल 20 को उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। उसको ऊपर क्या बोला था, विद इन 1 ईयर, मतलब कि समझो 31 मार्च 21 तक उसको वो कंप्लायंस खत्म करने का था। ओके, अगर वो नहीं कर पाया तो यहां से उसको 30 डेज मिलता है, मतलब 30 अप्रैल 2021 तक क्या करने का है उसको, NDH2 फाइल करना है RD के पास टू एक्सटेंड द टाइम। RD में पास ऑर्डर विद इन 30 डेज, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि इसने 1 अप्रैल को ही ये फाइल कर दिया NDH, पहले अप्रैल को उसने फाइल कर दिया, ठीक है। तो यहां से 30 डेज का टाइम मिलेगा RD को टू फाइल और रादर टू गिव एक्सटेंशन। तो 1 अप्रैल से अगर तुम 30 डेज गिनते हो आगे तो यू विल गेट 1 मई। 1 मई तक RD के पास टाइम है। अच्छा, RD इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, तो एक्सटेंड कब तक करेगा, तो ये जो दिन अपन ने एप्लीकेशन फाइल किया ना NDH में, वहां से 1 ईयर, मतलब कि 31 मार्च नेक्स्ट वाले जाएगा 22 तक जाएगा। सो ये हो गया फेलियर ऑफ फर्स्ट कंप्लायंस का। और भी है, इफ द अबव फेलियर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सेकंड फाइनेंशियल ईयर, अजी दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी हो गया, उसके बाद भी अभी तक तुमने वो कंप्लाई नहीं किया है, तो निधि कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2 till it complies and gets itself declared as a निधि under 406 by the CG। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई सेकेंड ईयर के आगे अगर नॉन कंप्लायंस गया ना, तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट से तुम्हारा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना बंद। मेनली निधि क्या करता है, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेते रहता है, वही बंद करवा देंगे। ओके, एंड उसको क्या करना, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके 406 में अपने आप को निधि घोषित करवाना है, डिक्लेयर करवाना है। ओके, NOF का देख लो वापस, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस इंटेंजिबल्स। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। तो इजी आंसर, अगर मेरे मेंबर्स है, ये समझो मेरे पास या निधि कंपनी के पास आते हैं, तो दे कैन डू FD, उसका टेनोर होगा मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 60 मंथ्स। अगर उनको RD करना है तो मिनिमम 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स। ओके, मतलब यहाँ पर हाफ ईयर से लेके 5th ईयर, यहाँ पर आएगा 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स, इतना टेनोर होगा मिनिमम मैक्सिमम। RD related to mortgage loans, maximum RD tenor can be up to the repayment period of the loan granted by Nidhi। Now what is this RD related to mortgage loans? Okay, you can consider it like there is a charge and उसके against समझो इसने RD किया हुआ है। तो अगर कोई mortgage loan दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट समझो कोई RD कर रहा है, लेट्स से लोन दिया हुआ है 5 साल का, तो ये जो RD कर रहा है उसका मैक्स कितना टेनोर हो सकता है, उसका भी मैक्स 5 साल ही हो सकता है। नेक्स्ट, सेविंग बैंक अकाउंट पे जाते हैं, तो इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन मैक्सिमम 1 लाख बैलेंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ऑथर लोग अलग अलग प्रिडिक्ट करते हैं, अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं इसको। दे थिंक कि अमेंडमेंट वगैरह आएगा, बट नहीं, अमेंडमेंट नहीं आएगा। द लॉ इज वेरी क्लियर। 2 टाइप के इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन बोलता है
कि सेविंग बैंक अकाउंट में है ना तुम मैक्सिमम 1 लाख ही डाल सकते हो, ये इतना ही तुम बैलेंस रख सकते हो। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। और सेकंड इंटरप्रिटेशन जो मैंने किया है विच आई थिंक इज वेरी मच करेक्ट, वो बोलता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में तुम बैलेंस कितना भी रखो, यू कीप योर बैलेंस एज लेट्स से 5 लाख, ठीक है, बट तुमको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, ऑन मैक्स 1 लाख। सो इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन मैक्स 1 लाख का बैलेंस, उसके ऊपर तुमको रखना है तो रखो, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट कैन बी मैक्सिमम 2% अबव नेशनलाइज्ड बैंक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट। समझो नेशनलाइज्ड बैंक में एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। एसबीआई समझो सेविंग बैंक पे 3% देता है, पीएनबी समझो 3.5 देता है, कोई बात नहीं, यू कैन टेक 3.5 और उसके ऊपर +2 लगा दो, मतलब निधि कंपनी मैक्स 5.5 दे पाएगा ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। ओके, ऐसा नहीं बोला कि कंपलसरी +2 करना है, इट कैन बी मैक्सिमम 2% अबव, वो नीचे भी दे सकता है और वो ऊपर भी दे सकता है अप टू मैक्स 2% मोर। एफडी एंड आरडी इंटरेस्ट जो है इट कैन बी मैक्सिमम अप टू आरबीआई प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट फॉर एनबीएफसी। अच्छा, ये जो एनबीएफसी लोग होते हैं वो लोग भी पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग भी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आरबीआई ने उनके लिए कुछ तो भी गाइडलाइन डाला रहेगा, तो बस वही परसेंटेज तक ये निधि कंपनी एफडी एंड आरडी के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। नेक्स्ट इज फोरक्लोजर ऑफ एफडी और आरडी, मतलब के प्री मेच्योर विड्रॉवल। अब क्या होता है, मेंबर अपने पास एफडी आरडी लेके आया बट टेनोर के पहले उसको निकालना है, तो ऐसा बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये मेंबर है, मेंबर आता है निधि के पास पहले ही अप्रैल को, 1 अप्रैल 20, ओके, अज्यूमिंग कोविड वोविड कुछ भी नहीं है, समझो चाइना जो है वो तभी ढंग का था, तो 1 अप्रैल 20 को मेंबर आया, ठीक है, इसने क्या किया, एफडी या आरडी जो भी है। नाउ फर्स्ट 3 मंथ्स फोरक्लोजर नॉट अलाउड, मतलब प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये इसने एफडी जो है वो कितने साल के लिए गया था, लेट्स से मैक्सिमम पीरियड लेते हैं 5 साल के लिए, यहाँ पर अपना है ना ऊपर अलाउड है 60 मंथ्स तक, तो समझो 5 साल का एफडी है, और अगर वो पहले ही 3 महीने में आ जाता है, मतलब मई जून एंड जुलाई, ओके सॉरी नहीं, अप्रैल मई एंड जून, 30 जून के पहले अगर बिफोर 30 जून वो आ जाता है तो उसको पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। आफ्टर 3 मंथ्स उसको आना है, देन दे सकते हैं बट इट कांट पे द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब अगर प्री मेच्योर विड्रॉवल करने का, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम ऐसे ले तो 1 अगस्त, अच्छा 1 अगस्त को अगर ये पैसे वापस लेने आ रहा है तो विल आई रिटर्न हिज मनी, हाँ मैं रिटर्न करूंगा। विल आई पे इंटरेस्ट, नो, क्योंकि बोला है फर्स्ट 6 महीने के लिए नहीं देने का अगर प्री मेच्योर विड्रॉवल होता है तो। अच्छा सिमिलरली फॉर एग्जांपल 1 अगस्त के बदले, जस्ट रैंडम एग्जांपल समझो 1 दिसंबर ले लेता हूँ, या जैसे 31 अक्टूबर ले लेता हूँ, तो 31 अक्टूबर को पैसा लेने आ रहा है तो आई विल रिटर्न हिज मनी, नो प्रॉब्लम। मैं इंटरेस्ट कितने महीने का दूंगा, तो फर्स्ट 6 मंथ का नहीं देना है, मतलब अप्रैल से सितंबर का नहीं देना है, तो ओनली 1 मंथ का इंटरेस्ट में दूंगा। अच्छा इंटरेस्ट पूरा पे कर सकता है, उसके ऊपर भी एक रूल है, ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी पेड, तो रिड्यूस द ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट बाय 2%। मतलब तुम्हारा ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट समझो ईयर एग्जांपल 5% था, तो यू हैव टू रिड्यूस कंपल्सरीली, तो तुमको 1 मंथ के लिए वो एग्जांपल में देना है, वो भी खाली 3%। दिस इज टू एंकरेज कि भाई प्री मेच्योर विड्रॉवल ना हो, तो मेंबर्स के लिए ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहेगा, पहले 3 महीने में पैसे चाहिए तो नॉट अलाउड, उसके बाद अगर पैसे निकालना है तो पैसे तो रिटर्न मिलेंगे बट 6 महीने के, शुरू के 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं आफ्टर दैट 6 मंथ्स का पीरियड, तो वट एवर रेट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड, लेट्स से कि 5% था तो -2 कंपल्सरी, मतलब खाली 3% ही देगा निधि उसको। बट इंटरेस्ट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। अच्छा डिपॉजिटर का अगर समझो एक्सपायरी डेट आ गया, ही डाइड, तो अब ये इंटरेस्ट जो है ना वो रिड्यूस नहीं करना, वो ये बोलने का बात कर रहा है, मतलब खाली लास्ट वाला जो प्रोविजन है ना वो अप्लाई नहीं करेगा। सो इट विल बी अ केस व्हेन नॉमिनी या सर्वाइवर, जॉइंट डिपॉजिटर या लीगल हायर विड्रॉज द मनी, बराबर है ना। अगर डिपॉजिटर मर गया तो वो तो वापस नहीं लेने आएगा पैसा, तो उसका कोई नॉमिनी आएगा, या फिर समझो कोई जॉइंट डिपॉजिटर था जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, एक मर गया एक सर्वाइव कर रहा है, तो वो पैसा लेने आएगा, या फिर उसका लीगल हायर वगैरह आएगा, बेटा बेटी वगैरह,
तो इन दैट केस उसको पूरा इंटरेस्ट दो, ऐसा बोला है, डोंट रिड्यूस इट बाय 2%। बट हाँ, ये तो रूल एप्लीकेबल है ही, पहला 6 महीने के लिए तो नहीं मिलेगा उसको भी। नेक्स्ट, अनएनक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स बाय निधि। तो ऐसा है कि डिपॉजिटर्स ने समझो पैसे डाले हैं 1 लाख, कब तक? तो इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 December 20 इन माय एग्जांपल। तो ये पैसे आए निधि के पास 31 December 20 को 1 लाख पड़ा है। तो ये 1 लाख में से मिनिमम 10,000, मिनिमम 10,000 will be kept as deposit in scheduled commercial bank or post office other than cooperative bank या रीजनल रूरल बैंक। वो गांव वाले को छोड़ दो और कोऑपरेटिव वाले को भी छोड़ दो, प्रॉपर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल मतलब क्या? तो आरबीआई के एक्ट के नीचे शेड्यूल्स में वो आता है। नाउ निधि shall invest in unencumbered term deposits in own name at least 10% of the deposits outstanding on, ये देखना ध्यान से, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। इसका मतलब समझते हो? सेकेंड लास्ट बोल रहे हैं। ये समझो आज डेट, ये देखो क्या है, आज है 1 February 21। तो अगर कोई तुमको बोलता है कि आज 1 February 21 है, तो लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे क्या था? तो प्रोबेबली 31 Jan था ना, फेब्रुवरी के पहले का मंथ Jan था। तो ये बोलता है सेकेंड प्रीसीडिंग या सेकेंड लास्ट बोलता है। तो मतलब 31 December 21, अज्यूमिंग के ये वर्किंग डे था, जो भी 30 या 29 भी हो सकता है वर्किंग डे लास्ट वाला। लेट्स अज्यूम के 31 December 20 वाज अ वर्किंग डे। तो अगर आज 1 February 21 है, तो अपने को सेकेंड लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे देखना है, विच इज 31 December 20। ये दिन पे मेरे निधि में आउटस्टैंडिंग 1 लाख के डिपॉजिट्स थे, तो मैं आज एटलीस्ट 10,000 डिपॉजिट करूंगा कोई भी शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में अनएनक्यूम्बर्ड। मतलब इसको ये जो एफडी या टर्म डिपॉजिट में कर रहा हूं, इसको मैं कहीं पे गिरवी नहीं रखूंगा। इफ निधि नीड्स मनी बैक ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या कमिटमेंट्स, अब क्या होता है पता है? ये जो निधि है ना, उसको शायद डिपॉजिटर्स को पैसा रीपे करना पड़े। वो टर्म डिपॉजिट है ना, मच्योर होने आया है, तो इन केस निधि को अगर ऐसा करना पड़े, इट कैन मेक टेम्पररी विड्रॉवल फॉर रीपेमेंट टू द डिपॉजिटर्स ओनली आफ्टर आरडीज प्रायर अप्रूवल। मतलब यहां से उसको पैसा विड्रॉ करना है ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, अगर निधि को उठाना है। एंड जस्ट रैंडमली एग्जांपल देता हूं, समझो ये 1 लाख है और यहाँ पर 10,000 उसने डाला हुआ है, ठीक है? अगर उसको 2,000 उठाना पड़े, तो अब अनएनक्यूम्बर्ड वाला चीज सिर्फ 8,000 है। ओके, मतलब 10% कंप्लाई नहीं कर रहा है ना। तो इसी के लिए बोला है, जो टेम्पररी विड्रॉवल तुम करोगे ये 2,000 का, वो आरडी का अप्रूवल लेके करो। फिर ये 2,000 चाहिए तो तुम डिपॉजिटर को पे कर दो। उसके बाद ये टेम्पररी था, तो नाउ व्हेन यू गेट डिपॉजिट अगेन यू कम हियर और उसका वही 10% का कंप्लायंस करो। तो नेक्स्ट, लोन्स। सो लोन कैन बी गिवन ओनली टू मेंबर्स। ऑफ कोर्स निधि कंपनी है, मेंबर्स के साथ ही डील करेगा। मैक्सिमम लोन टू 1 मेंबर कितना हो सकता है? तो 2 लाख, 7 लाख, 12 लाख या 15 लाख, इट डिपेंड्स। तो ये देखो कंडीशन, व्हेन डिपॉजिट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब निधि कंपनी को अगर तुम एसेट लायबिलिटी अप्रोच देखो, तो यहाँ पर मेंबर्स है, मेंबर लोग डिपॉजिट करते हैं निधि में पैसा, ठीक है? और निधि यहाँ पर आगे मेंबर्स को लोन दे रहा है, ऐसा सीन है, ठीक है? तो पहला ये डिपॉजिट आया तभी लायबिलिटी क्रिएट हुआ, अभी लोन दे रहा है तो एसेट क्रिएट होएगा। तो कितने का लोन एक मेंबर को दे सकता है? ओनली 1 मेंबर। तो मैक्सिमम लोन टू 1 मेंबर कैन बी 2 लाख। अगर डिपॉजिट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, मतलब कि अपना बेसिकली लायबिलिटी का बात कर रहा है, और ये ऊपर वाला जो है वो एसेट है, तो लायबिलिटी इज लेस देन 2 करोड़, डिपॉजिट्स आर लेस देन 2 करोड़, तो तुम 2 लाख एक बंदे को मैक्स दे सकते हो। अब इधर है ना, जिसने भी लॉ बनाया है उसने गलती की है बनाने में, उसने इधर लेस देन 2 करोड़ लिया और इधर मोर देन 2 करोड़ लिया। मतलब 2 करोड़ रहेगा तो क्या वो नहीं बोला है? फिर ठीक है, मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़ रहेगा अगर डिपॉजिट्स, मतलब कि लायबिलिटी, तो तुम एक बंदे को 7 लाख मैक्स दे सकते हो लोन। फिर अगर 20 करोड़ के ऊपर है डिपॉजिट्स लेस देन 50 करोड़, तो फिर तुम उसको 12 लाख तक का एक बंदे को मैक्स लोन दे सकते हो। एंड मोर देन 50 करोड़ का डिपॉजिट्स है तो 15 लाख तक का 1 मेंबर को।
ओके और ये जो भी है मैक्सिमम लोन टू वन मेंबर है, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक हियर, टोटल लोन्स नहीं है, सिर्फ एक मेंबर को है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 200 मेंबर तो मिनिमम होने ही वाला है, तो अगर वो चाहे तो वो और भी दे सकता है, समझो 2 लाख इंटू 200 करोगे तो द अमाउंट विल बी हायर, वो 4 करोड़ तक चला जाएगा, so दैट इज ओके, एक मेंबर के लिए खाली ये लिमिट है। नेक्स्ट, if Nidhi has made losses in all 3 preceding financial years, then limit on any fresh loan will be up to 50% of the amounts mentioned above. मतलब लास्ट 3 साल में अगर लॉस हुआ, ठीक है, और आज चौथा ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर चल रहा है, लास्ट 3 इयर्स में लॉस हो गया, आज फोर्थ ईयर चल रहा है, आज तुमको फ्रेश लोन देना है किसी को, तो ये लिमिट्स को आधा कर दो, 1 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख, सिंपल। If a member has defaulted on loan taken from Nidhi, then Nidhi cannot grant further loan to him. सिंपल, अगर विजय माल्या ने मेरे से लोन लिया है, विजय माल्या ने रीपे नहीं किया, तो मैं वापस उसी को थोड़ी लोन दूंगा। ओके सिंपल हो गया ना ये तो, अगर एक गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया तो वापस उसी के पास थोड़ी जाऊंगा, सेम हो गया वैसा। नेक्स्ट, ओनली सिक्योर्ड लोन्स आर अलाउड, ये धमाका, मतलब अनसिक्योर्ड नहीं चलेगा, और वो भी सिर्फ इतनी ही सिक्योरिटीज रख सकते हो आप। पहला, गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी रख सकते हो, तो ऐसे केस में टेनर ऑफ लोन मैक्सिमम 1 साल, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो इसमें ऐसा है, टोटल लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अप टू 50% ऑफ ओवरऑल आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब मैंने सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है, ठीक है, समझो 10 करोड़ का सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है, उसमें से अगेंस्ट गोल्ड रहेगा थोड़ा, समझो 2 करोड़, उसमें अगेंस्ट ये नीचे देखना एफडी है, तो समझो एफडी रिसीट्स के अगेंस्ट मैंने लोन दिया है किसी को, लेट्स से यहाँ पर 5 करोड़, और बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है समझो 3 करोड़, तो इज इट अ वायोलेशन? नो, इट इज नॉट अ वायोलेशन, क्योंकि इधर बोला देखो, लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अप टू 50% ऑफ ओवरऑल, ओवरऑल मेरा 10 करोड़ है, ठीक है, उसमें से ये 2, ये 5 और ये 3, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का 6 करोड़ का होता ना आउट ऑफ 10, तो ये वायोलेशन हो जाता। तो अप टू 50% ऑफ सिक्योर्ड लोन्स तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे सकते हो। अ लोन अमाउंट कैन बी अप टू 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये लोन टू वैल्यू रेशियो समझते हो, लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी। ऐसा होता है कि अगर मैंने लोन किसी को 1 करोड़ का दिया है, तो नीचे समझो प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ का है, तो मतलब 2 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी है तो मैं उसको 1 ही करोड़ का लोन दे सकता हूँ। बहुत सेफ प्ले करते हैं ये लोग, ठीक है। बट अगर मेरे को इधर समझो 1.5 करोड़ मांगना है एज अ मेंबर, और 2 करोड़ का समझो मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूं, तो दिस इज नॉट अलाउड। निधि बोलेगा भाई 2 करोड़ का तेरा घर है ना, तो मैं 1 करोड़ का लोन दे सकता हूँ। एंड टेनोर कितना हो सकता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन का? 7 इयर्स। ओके, तो क्या क्या पड़ा? गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी है तो 1 साल तक का लोन खाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टोटल सिक्योर लोन्स का अप टू 50% तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे सकते हो। लोन अप टू 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू हो सकता है मैक्स, एंड 10 और 7 साल तक जा सकता है। फिर एफडी, एनएससी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी। हाउ डज दिस वर्क? ये देखो, यहाँ मेंबर है, यहाँ निधि है, निधि वांट्स टू गिव अ लोन टू द मेंबर, तो मेंबर सामने कुछ गिरवी रखेगा ना, तो उसका एफडी रिसीट्स गिरवी रख देगा। मेंबर ने कहीं पे तो एफडी किया रहेगा, समझो एसबीआई में एफडी किया रहेगा, तो वह एफडी का जो रिसीट आता है ना, वो क्या करेंगे? निधि को दे देंगे, तो नाउ निधि के पास वो प्लेज हो गया। वैसे ही सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला रहेगा ये मेंबर ने, एनएससी, इंश्योरेंस वगैरह में वो डालता रहेगा, तो वो सबका पेपर्स जो वो लाके निधि को दे देने का। ओके, मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी जो है, इट कैन बी मैक्सिमम अप टू लोन पीरियड और 1 ईयर विच एवर इज लोअर। इसका क्या मतलब है? ये देखो, अपना लोन पीरियड जो है ना 2 इयर्स का है, तो 2 इयर्स और 1 ईयर विच एवर इज लोअर, तो 1 ईयर कैन बी द मैक्स मेच्योरिटी ऑफ दिस सिक्योरिटी। मतलब ये जो सिक्योरिटी है वो मैक्स 1 ईयर का होना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो अगर तुम कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लाते हो तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, दे वांट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ऑल्सो लोन टेनर कैन बी अप टू अनएक्सपायर्ड एफडी पीरियड ओनली, ठीक है। मैंने समझो एसबीआई के पास एफडी किया था लेट्स से 4 साल का, ओके, अनएक्सपायर्ड जो है ना वो 3 साल है, मतलब 1 साल बीत चुका है, 3 साल का अभी तक बाकी है टाइम पीरियड आना,
तो ये लोन का टेनोर जो है वो सिर्फ 3 साल तक का ही हो सकता है। मतलब जैसे तुम्हारा एफडी मैच्योर हुआ वैसे ही तुम्हारा ये लोन रीपे करना पड़ेगा तुमको, उसके आगे तुम नहीं खींच पाओगे इसको। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सीन है? तो इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन गिवन कैन बी अप टू इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स प्लस 7.5%। इसका क्या मतलब है? ये देखो सिंपल, यहां मेंबर्स है, यहां निधि है और यहां पर मेंबर्स है। ऐसा है कि मेंबर जब भी पैसा देता है ना निधि को, तो उसको अपन डिपॉजिट बोलते हैं, और निधि जब भी मेंबर को पैसा देता है तभी अपन उसको क्या बोलते हैं? लोन गिवन। पहला वाला लायबिलिटी है, दूसरा वाला एसेट है। तो ये बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन गिवन, मतलब यहां ये जो है ना, ये इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम कितना दे सकते हो ये पूछा है। तो वो बोलता है इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स प्लस 7.5। ये निधि जो है मेंबर्स को कितना इंटरेस्ट देता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल 5% देता है। ओके, तो मेंबर्स से वो कितना इंटरेस्ट ले सकता है, कितना चार्ज कर सकता है? इट कैन बी अप टू 5% प्लस 7.5, मतलब 12.5% तक का मैक्सिमम चार्ज कर सकता है वो मेंबर्स से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। निधि अपने मेंबर्स को कितना ऑफर करता है इंटरेस्ट, समझो 5, तो 5 प्लस 7.5 वो वसूल कर सकता है। ऑफ कोर्स यही धंधा है ना, यहाँ पर 5% पे उसने पैसा रेज किया है और 12.5 पे उसने लोन दिया है, सो इट्स अ गुड प्रॉफिट। नेक्स्ट, चार्ज सेम इंटरेस्ट to all borrowers of the same class of loan and display the rates on notice board at every registered office, sorry not every, only one registered office and every other branch। तो जो भी अलग अलग क्लास ऑफ लोन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड लोन है तो उसका इंटरेस्ट रेट लिख दो 6%, इमोबल प्रॉपर्टी लोन है तो लेट्स से 5.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो भी क्लास ऑफ लोन है सबको सेम चार्ज करना है और वो नोटिस बोर्ड पे भी आना चाहिए। नेक्स्ट, फिर थोड़ा रिटर्न्स के बारे में बात किया है। हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है, NDH 3 करके है फॉर कंप्लाइंग विद दीज रूल्स। 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर करना है, मतलब कि 30 सितंबर को हाफ ईयर खत्म हुआ तो 30 अक्टूबर इज द ड्यू डेट। तो NDH 3 30 अक्टूबर, ये 3 और 30 याद रखना। सर्टिफाइड बाय ऑफ कोर्स PCA, PCS, PCM। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज रूल्स बाय द कंपनी एंड ऑफिसर्स। तो फाइन 5,000 तक का लग सकता है तुमको, फर्दर फाइन 500 पर डे इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। डोरमेंट कंपनीज सेक्शन 455 एंड कंपनीज मिसलेनियस रूल्स करके एक है, उसमें आया था। सो विच कंपनी कैन अप्लाई टू ROC फॉर बीइंग डोरमेंट? तो एनी कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रोबेबली यू विल स्टार्ट अर्निंग आफ्टर लेट्स से 3-4 years, बट आज से तुमको कंपनी बनानी पड़ी, so and you don't have any significant accounting transaction। या फिर एक inactive company, मतलब company has not been carrying on operations या has not filed financial statement and annual return during the last 2 financial year or has not made significant accounting transaction during the last 2 financial years। What is significant accounting transaction? So it means any transaction other than payment of fees to ROC or for complying with any laws, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, किसी को अलॉट किया तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, जो बेसिक खर्चा होता है ना ऑफिस चलाने के लिए, वो सब दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। उसके अलावा कुछ किया देन इट इज सिग्निफिकेंट। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऐसी कंपनी जिसमें देयर इज नो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग, there are no outstanding public deposits and loans, secured as well as unsecured। but unsecured है तो नीचे exception में पढ़ोगे that if the lender is giving the consent then it is okay। फिर there should be no default of statutory taxes payment, workman dues and interest payment, and securities must not be listed on any stock exchange in India या abroad। and of course there is no dispute in the ownership or management of the company like Cyrus Mistry and Tata का हुआ था, so there should there should not be any dispute in that, clear होना चाहिए केस। application था तो यहाँ पर from now until the end of dormant companies we will study forms MSc 1 से लेके 5 तक। तो फर्स्ट फॉर्म MSc 1 फॉर अप्लाइंग टू बी अ डोरमेंट कंपनी विद फीस विद अ सर्टिफिकेट दैट देयर इज नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट और ओनरशिप। साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा इन जनरल मीटिंग। इफ यू कांट होल्ड अ जनरल मीटिंग, नो प्रॉब्लम, सेंड अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स एंड ऑब्टेन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4
ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, पेड अप शेयर कैपिटल का जो होल्ड करता है वो। एंड अनसिक्योर्ड लोन्स है अगर, तो कंसेंट और कॉन्करेंस ऑफ द लेंडर विल बी नीडेड। ये था एमएससी 1। नाउ एमएससी 2 में तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा दैट यस यू आर अ डॉर्मेंट कंपनी, तो दैट विल बी गिवन बाय द आरओसी एमएससी 2। एंड रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी में तुम्हारा नाम चला जाएगा। अच्छा, यू नीड नॉट अप्लाई, कभी कभी सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है आरओसी इफ यू हैव नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर द 2 consecutive years। तो आरओसी अपने आप तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनीज में डाल देगा। फिर आता है एमएससी 3, दैट इज रिटर्न ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। Just 1 second. Return of a dormant company, MSC 3. It indicates financial position audited by a practicing chartered accountant. It must be filed within 30 days from the end of financial year. तो हर एक ईयर के एंड में 30 डेज के अंदर करना, बिकॉज हार्डली देयर इज एनीथिंग ना, तो 30 डेज इज इनफ। और 2 कंप्लायंसेस होंगे अपार्ट फ्रॉम एमएससी 3। सो आइदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और चेंजेस इन डायरेक्टर्स। ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना, तो अगर अलॉटमेंट कर रहे हो शेयर्स का किसी को या चेंज कर रहे हो केएमपी डायरेक्टर्स, देन फाइल दोस फॉर्म्स पास 3 एंड डीआर 11 12 अकॉर्डिंगली। फिर डायरेक्टर्स आता है तो नो डिफरेंस हियर, ओपीसी है तो एटलीस्ट 1, प्राइवेट है तो एटलीस्ट 2, पब्लिक है तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो चाहिए। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स विल नॉट अप्लाई टू डॉर्मेंट कंपनीज, तो तुम एक ही ऑडिटर को चला सकते हो। Application for seeking active status. Now, if you want to become active, तो MSC 4 आता है पिक्चर में. So dormant company will apply in MSC 4 plus fees and also return MSC 3 वाला to the ROC. ROC issues a certificate under form MSC 5 for status of active company. Next, if a company violates the grounds, जो MSC 1 में लिखा था ना, क्या grounds था, that you are not carrying on any business operation and there is no significant accounting transaction वगैरह वगैरह। तो if you violate that, meaning if you start business operation or undertake significant accounting transaction, then the directors have to apply within 7 days from that event in MSC 4 to the ROC. किसके लिए? तो सेम थिंग, टू बिकम एन एक्टिव कंपनी, बिकॉज नाउ यू आर आइदर कैरिंग ऑन बिजनेस या फिर तुम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंटर कर लिए हो, तो 7 डेज है तुम्हारे पास, यू हैव टू डू दैट। सो मोटो एक्शंस क्या क्या ले सकता है आरओसी? तो इफ अ कंपनी रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर 5 consecutive years, या इफ अ डॉर्मेंट कंपनी वायोलेट्स दिस सेक्शन, तो क्या हो जाएगा? आरओसी शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। डायरेक्टली तुम्हारा अंतिम संस्कार कर लेगा आरओसी खुद। इफ it has a reason to believe that the dormant company is functioning, चुपके से काम कर रहा है, then it may initiate inquiry under section 206। what will happen then? एक Robinhood देने का। so after, if the ROC after giving Robinhood finds that the dormant company is functioning, मतलब सच्ची में काम कर रहा है, then it may remove its name from the register of dormant company and treat it as active company। मतलब सारे compliances अब उसको करने पड़ेंगे खुद से। then there is government company, section 2 subsection 45 में defined है, very important, a company in which at least 51% of paid up share capital is held by CG, SG or both, and includes a company which is a subsidiary of a government company। इसमें 2-3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल अलग अलग गवर्नमेंट्स का, गवर्नमेंट ऑफ गोवा 45, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 10, तो टोटल 58 होता है। नो प्रॉब्लम, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि एटलीस्ट 51 चाहिए, ऑल कंबाइंड। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्ड्स 45 एंड एबीसीडी कॉर्प होल्ड्स 40 इन XYZ। मतलब जो ऊपर था ना गवर्नमेंट कंपनी, वो अब कोई कंपनी में 40 होल्ड करता है, तो दिस हैज नॉट टू बी काउंटेड, दिस वाज नॉट टू बी काउंटेड, मतलब ये हम गिनते नहीं है, बिकॉज यू हैव टू ओनली चेक द होल्डिंग डायरेक्टली ऑफ CG और SG और बोथ, तो दिस विल नॉट बी अ गवर्नमेंट कंपनी। हाउएवर अगर यही एबीसीडी कॉर्प ने समझो 40 नहीं बट 60 होल्ड किया होता तो क्या होता? तो फिर वो सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी बन जाता है XYZ, then that is okay। तो वही थर्ड एग्जांपल है, but government of Assam holds 2 and ABCD Corp holds 50.5 in DEF Corp Limited। so now DEF is a subsidiary of ABCD, ABCD is a government company, so DEF is also a government company, it's a subsidiary of a government company। okay, next section है 394 and 395 are regarding annual report of the government company when CG and SG are members। ये 394 हो गया। और 395 जो रहेगा उसमें CG मेंबर नहीं है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है। तो क्या करना है? AGM रखेंगे, AGM at which the audit report and comments of the CAG are placed। वहां से 3 महीने है, प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्रिपेयरिंग, CG जो है वो पार्लियामेंट में ले डाउन करेगा,
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में ले डाउन करेगा. क्या क्या ले डाउन करेगा? एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट्स ऑफ द कैग. सिमिलरली यहां पर भी सेम तीन चीजें. फिर आता 395 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी व्हेन एटलीस्ट वन और वन से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेंबर्स अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस है. तो सेम एज 394 है, नथिंग न्यू एक्सेप्ट द सीजी's पार्ट ऑफ लेइंग इट डाउन एट पार्लियामेंट. 394 and 395 shall also apply to government companies in liquidation. मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विडेशन है तो आपको कुछ भी कंप्लायंस नहीं करना है, करना पड़ेगा. सो 394 and 395 will apply. Then removal of name 248 से लेके 252 popularly called as striking of the name of company. तो पहला 248 में लिखा है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज. 248 सबसेक्शन 1 बोलता है सुओ मोटो बाय रजिस्ट्रार. 248 सबसेक्शन 2 बोलता है ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी. देयर आर 4 ग्राउंड्स. वो 4 ग्राउंड्स के ऊपर या तो आरओसी सुओ मोटो स्ट्राइकिंग ऑफ कर देगा या तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट ऑन द सेम 4 ग्राउंड्स. पहला है कंपनी फेल्ड टू कमेंस द बिजनेस विद इन 1 year of इनकॉर्प. Company is not carrying on business for the last 2 financial years and no application was made for dormant status. फिर company is not carrying on business revealed after physical verification under 12 subsection 9 and subscribers to MOA have not paid the subscription and no declaration has been filed within 180 days of incorporation. तो तुमने पैसे भी नहीं भरे हैं एंड डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं किया है कि क्यों पैसे नहीं भरे वगैरह वगैरह. तो ये 4 ग्राउंड है. ये चारों ग्राउंड पे आरओसी सुओ मोटो क्या करेगा? इट विल सेंड अ नोटिस. इट विल सेंड अ नोटिस टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स सीकिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन 30 days. 30 दिन का तुमको टाइम मिलेगा. आफ्टर दैट आरओसी शैल इशू अ पब्लिक नोटिस एंड ये जो भी रहेगा इन प्रिस्क्राइब मैनर रहेगा, न्यूज़पेपर वगैरह, एंड ऑल्सो पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट. एंड ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुआ मतलब तुम्हारा स्ट्राइकिंग ऑफ हो ही गया था. ऑफिशियल गजेट में आने से डिसोल्यूशन भी हो गया. नेक्स्ट पेज पे लिखा है ये. उसके पहले 248 सबसेक्शन 2 कंपनी कैसे कर सकता है एप्लीकेशन. तो कंपनी के लिए ऐसा रूल है, आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग इट्स लायबिलिटीज एंड पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और टेकिंग कंसेंट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. मतलब या तो मीटिंग रखो या तो मीटिंग नहीं रखनी है तो ठीक है, कंसेंट ले लो. देन यू फाइल एप्लीकेशन एट आरओसी ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर 248 सबसेक्शन 1. मतलब सेम ग्राउंड्स के ऊपर, कोई अलग ग्राउंड नहीं है, सेम ग्राउंड के ऊपर है. Also attach regulatory bodies approval if incorporated under any special act. कोई एक्ट में अगर तुम हो तो उसका बॉडी वगैरह का अप्रूवल चाहिए रहेगा, वो भी ले लो. एंड देन सेम आरओसी शैल इशू पब्लिक नोटिस एंड ऑफिशियल गजेट में डाल देगा. सेक्शन 240 सबसेक्शन 2 will be not will not be applicable to section 8 company. फिर on expiry of time limit mentioned in the notice under 240 subsection 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 days तक का टाइम देना. If the company has not shown a contrary cause, मतलब कंपनी ने अपोज नहीं किया, then ROC shall strike off the name of the company and publish it in the official gazette. Company is dissolved on publication in the official gazette. Finally, company dissolve हो चुकी है. अब एक याद करना, अपन ने एक छोटा सा डिस्टिंग्विश देखा था. I told you that IBC में क्या होता है and Companies Act में क्या होता है. IBC में तुम्हारा CIRP हुआ, उसके बाद we start with liquidation, then liquidator applies for dissolution and उसके बाद ROC के पास ऑर्डर जाता है NCLT का एंड वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा. बट कंपनीज एक्ट में क्या होता है, यहां पर अब स्ट्राइक ऑफ हमने किया 248 में. आफ्टर दिस डिसोल्यूशन हुआ कभी? ऑफिशियल गजेट में पब्लिकेशन पे, एंड अब लिक्विडेशन होगा. मतलब दोनों भी ऑर्डर्स अलाउड है, दो डिफरेंट एक्ट्स में. So now towards liquidation, before striking off, ROC must be satisfied that sufficient provision has been made for realization of asset and discharge of liability. For your information, it is like liquidation but after strike off. So even after strike off, assets of the company can be utilized to repay the liabilities. Liabilities of director, MD, manager, member, officer वगैरह of a dissolved company shall still continue. Company dissolve हो गई but तुम्हारी liability dissolve नहीं होगी. NCLT can wind up a company whose name is struck off. So NCLT can take that matter in its own hands. फिर आता है 249 restriction in making application under 248. थोड़े केसेस में आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे. So no application shall be made if in the last 3 months company has changed the name or shifted registered office from one state to another. Company has made an application at NCLT for compromise arrangement and the matter is pending.
company is being wound up under any of the acts, IBC या Companies Act. Company has made a disposal of property or any rights for a value immediately before cessor of trade or business. धंधा बंद होने के पहले ही कुछ शायद प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर हुआ है. And company has engaged in activity other than deciding to conduct affairs or not, other than doing compliances, other than the one which is necessary to make application. मतलब आलतू फालतू का चीजें कर रहे हो तुम, तुम्हारे डायरेक्टर्स वर्ल्ड टूर वगैरह पे गए रहेंगे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज नेसेसरी टू मेक एप्लीकेशन अंडर 248 और टू डू एनी कंप्लायंसेस वगैरह, तो इन दैट केस नो एप्लीकेशन शैल बी मेड अंडर दिस अंडर 248. अगर तुमने किया फिर भी, इफ अ कंपनी फाइल्स एन एप्लीकेशन इन वायोलेशन ऑफ द अबव सेक्शन 249, देन फाइन अप टू 1 लाख लगेगा. फिर आता है सेक्शन 250, इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन नोटिस. तो डिसोल्यूशन नोटिस आया पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट की वजह से, तो कंपनी सीजेस टू ऑपरेट एज अ कंपनी, मतलब कि तुम कंपनी नहीं हो आज से. COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डीम्ड टू बी कैंसिल्ड and company shall be deemed to be in existence for realizing assets and discharging liability. ये तुम्हारा liquidation बाकी है ना, तो उसके लिए we will deem that you are existent. फिर 251 fraudulent application for removal of name. फुकट का फालतू का application किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. So if it is found that application has been made with the object of evading liabilities, intent to deceive creditors, intention to defraud others. एग्जाम्पल ज्यादा ना, रिलायंस ने बहुत सारे डिपॉजिटर्स से पैसे लिए, बहुत सारे डिपॉजिटर से बहुत सारा पैसा उठाया, करोड़ों में पैसा उठाया, एंड देन उसने चुपके से एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया. प्रॉबेबली वो डिपॉजिटर्स को पता ही नहीं होगा कि उसने एप्लीकेशन फाइल किया है अंटिल इट इज स्ट्रक ऑफ. तो ऑफिशियल गजेट में आएगा तब तक इनको पता ही नहीं रहेगा. तो इन दैट केस इट इज ट्राइंग टू इवेट द लायबिलिटी, क्योंकि एक बार कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया फिर ये डिपॉजिटर्स वगैरह को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा उनको लगता है. बट 252 भी उसके लिए डाल दिया है, तो उसमें अपील एप्लीकेशन वगैरह भी अलाउड है. So in case if you do any fraudulent activity, किसी को deceive वगैरह करने के लिए, then person in charge of management shall be jointly and severally liable to any person who had incurred a loss when the company was notified as dissolved. They will be punished under 447 fraud penalty and prosecuted by the ROC. उसके बाद 252 है अपील टू द ट्रिब्यूनल. यहाँ पर अपील है 3 years के लिए, एप्लीकेशन है 20 years के लिए. सो ROC's order of dissolution under 248, वहां से 3 years from the date of order you can appeal. You मतलब any agreed person at the NCLT. NCLT will give a reasonable opportunity of being heard to ROC, to the company and to any other concerned person, and then pass an order. अच्छा, NCLT यहाँ पर स्ट्राइकिंग ऑफ को रिवर्स कर सकता है. तो NCLT कैन ऑर्डर फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द नेम इफ रिमूवल इज नॉट जस्टिफाइड. मतलब जो तुमने नाम रिमूव करवाया ना वो जस्टिफाइड नहीं था, तो रिस्टोर करवाने का ऑर्डर पास कर सकता है. इट विल फॉरवर्ड द ऑर्डर टू द कंपनी. कंपनी विल फॉरवर्ड इट विद इन 30 days टू द ROC. ROC मस्ट रिस्टोर द नेम एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ऊपर कैंसिल कर दिया था ना, तो अब फ्रेश सर्टिफिकेट आएगा. दिस वाज अपील. Now there is also an application. So company, member, creditor, workman, they have an option to file an application at NCLT within 20 years from publication in official gazette under 248. ये NCLT के पास जाएंगे. NCLT में order restoration if company was carrying on business or operation at the time of striking off, or it is just that the name of the company be restored. Just मतलब क्या, तो for a good cause इट इज इक्विटेबल कि हाँ इसको इट इज जस्टिफाइबल कि हाँ रिस्टोर हो जाना चाहिए. ये वाला पॉइंट क्या है, कंपनी वाज कैरिंग ऑन बिजनेस. तो ऊपर 248 सबसेक्शन 1 में अपन ने कंडीशन देखा, तो उसमें पहला ही कंडीशन था ना, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, तो ही तुम जाके स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट अब पता चला कि नहीं, वो तो बिजनेस कर रहा था, तो इन दैट केस इट विल बी रिस्टोर्ड. देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट 447 फ्रॉड पेनल्टी. फ्रॉड पेनल्टी ऐसा है, इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व इज एटलीस्ट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, देन इम्प्रिजनमेंट 6 महीना से लेके 10 साल. फाइन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड अप टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व. एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, 6 months to 10 years ऐसे नहीं लिखना है. इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 months विच मे एक्सटेंड अप टू 10 years. अच्छा भाषा यूज करना. फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन दैट अमाउंट, सेम अमाउंट है 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, इससे कम है फ्रॉड का अमाउंट एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, देन imprisonment will be up to only 5 years or fine up to 50 lakh or both. यहाँ पर and है, यहाँ पर और है, प्लीज बी केयरफुल.
अगर पब्लिक इंटरेस्ट रहेगा इन्वॉल्व तो इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 3 साल का कर देना। तो ऊपर वाले ही रूल में एटलीस्ट 3 साल का इम्प्रिजनमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है सेक्शन 450, पनिशमेंट इफ नो सेपरेट पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। अगर और कोई जगह पे पेनल्टी लिखना भूल गए तो ये वाला फॉलो करो। डिफॉल्ट ऑफ दिस एक्ट रूल्स एक्सेट्रा, कोई भी टाइप का डिफॉल्ट मारा पेनल्टी फ्लैट 10,000 का आपको लगेगा। फ्लैट है, नो मिनिमम मैक्सिमम। फर्दर 1,000 पर डे का फाइन भरने का भी मौका मिलेगा आपको, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख अगर कंपनी है तो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट या कोई और है तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि 10,000 का तो आपको पेनल्टी फ्लैट लग ही गया, तो ऐसा समझो ये मिनिमम है। इसके ओवर एंड अबाउ 1,000 पर डे आपको तब तक लगेगा जब तक मैक्सिमम लिमिट, कंपनी है तो 2 लाख या ऑफिसर इन डिफॉल्ट या कोई पर्सन है तो 50,000, यहां तक आपको मैक्सिमम लग सकता है। फिर आएंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस 3 इयर्स बैक। बहुत सारा अमेंडमेंट्स नीडेड है इसमें, यू विल सी 247 प्लस रूल्स। 247 बोलता है वैल्यूएशन शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। व्हाट विल दे वैल्यू? वैल्यू प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, गुडविल, एनी अदर एसेट्स, लायबिलिटीज आल्सो एंड नेट वर्थ आल्सो। कुछ भी वैल्यू करना, इट शुड बी डन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय द ऑडिट कमिटी और बीओडी इन इट्स एब्सेंस। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो बीओडी उसको अपॉइंट करेगा। क्या क्या रोल्स है ये वैल्यूअर के? तो वैल्यूअर मस्ट मेक इम्पार्शियल वैल्यूएशन, exercise proper due diligence, make valuation as per rules. That's okay. Next point important है, he shall not undertake valuation of assets in which he has direct or indirect interest or becomes interested during last 3 years, मतलब 3 years prior to appointment or next 3 years, 3 years after valuation was conducted. Past में तुम interested या फ्यूचर में इंटरेस्टेड होने वाले हो, देन डोंट अंडरटेक दी वैल्यूएशन असाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इयर्स जो रहेगा वो प्रायर टू अपॉइंटमेंट है एंड 3 इयर्स आफ्टर जो रहेगा दैट विल बी आफ्टर वैल्यूएशन वाज कंडक्टेड। स्लाइट डिफरेंस रहेगा दोनों के डेट्स में। फॉर एग्जांपल अगर तुम शेयर होल्डर हो रिलायंस के और तुम ही उसको वैल्यू कर रहे हो तो दैट्स इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इज नॉट अदरवाइज डिफाइंड। कॉन्ट्रावेंशन, तो अगर तुमने 247 को वायलेट किया, रूल्स को वायलेट किया तो 25,000 to 1 lakh। If you violated those with the intention to defraud the company or members, तो imprisonment up to 1 year plus मतलब के and fine 1 lakh to 5 lakh। You should also refund the remuneration जो भी valuation assignment के लिए लिया, and you should also pay damages to anyone जिसको loss हुआ रहेगा due to incorrect statement made by you। Now we'll begin with companies registered valuers and valuation rules 2017। So now we have rules। तो rules में we'll begin with rule 3 sub rule 1। rule 3 sub rule 1 is for eligibility for a person to be registered valuer। अब किसी को अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है देन ही नीड्स टू बी अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन आरवीओ। रिमेंबर अपन ने एक वेबसाइट देखा था आईबीबीआई का। आईबीबीआई की वेबसाइट पे देयर इज दिस आरवीओ का कॉन्सेप्ट। सो आरवीओज नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, या फिर अपना आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई। So these are registered valuer organizations and you need to be a member of that organization and you must be recommended by that RVO to be a valuer. You must have passed a valuation examination under Rule 5 within 3 years preceding the date of application for registration under Rule 6. Rule 6 में आरसी लोगे ना, उसके पहले लास्ट 3 years में तुमको ये एग्जाम पास की हुई होनी चाहिए। Qualification and experience should be as per Rule 4, which is bachelor's degree plus 5 years of experience, postgraduate या पीजी डिप्लोमा रहेगा तो plus 3 years of experience, या फिर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो और as we call it member of a professional institute established by an act of parliament, तो plus 3 years का you need experience, but after membership, so articleship won't be counted. Degree should be from an institution or university incorporated by law in India, मतलब recognized होना चाहिए। You should not be a minor, you should not be a one sound mind, should not be undischarged or should not apply to be bankrupt, should be a fit and proper person, should be PRI as per FEMA, person resident in India. He should not be convicted by court for any offense involving moral turpitude or for any offense having imprisonment of more than 6 months. अगर ऐसा कोई offense किया है तो you can't be registered valuer. Also there is some relief that
he can still be a valuer if 5 years have elapsed from expiry of sentence. जेल से निकलने के बाद 5 years elapsed हो गए, then he can be a registered valuer. But there is this catch here: he cannot be a valuer if that offense led to imprisonment of at least 7 years. तो अगर 7 साल हो गया, फिर तो वो कभी भी in his life he cannot be a registered valuer. He should not be levied penalty under 271J of the Income Tax Act 1961, which is regarding a misstatement or false statement made by a chartered accountant. तो 10,000 तक की पेनल्टी वगैरह लगती है. अगर तुमको पेनल्टी लगी है एंड टाइम लिमिट टू अपील और फाइल एन अपील हैज एक्सपायर्ड और द पेनल्टी इज कंफर्म्ड बाय ITAT, so in that case you can't be a registered valuer. But यही same exception apply करता है कि 5 years have passed from levy of penalty, then it is okay. फिर नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, LLP और अ कंपनी. सो इन दिस केस जस्ट नो दैट LLP, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी, ये लोग भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स बन सकते हैं. सो इट्स नॉट ओनली एन इंडिविजुअल ऑलवेज. सो ये रूल 3 सब रूल 2 बोलता है दैट पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, LLP एंड कंपनी ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड होता है. सो ऑल ऑफ दीज विल बी इनएलिजिबल if objects are other than professional, financial or valuation services, if it is undergoing CIRP or it is an undischarged bankrupt, if 3 partners or directors or all of them, whichever is lower, are not registered valuers. For example, if there are 8 partners, 8 partners में से 5 partners are registered valuers, 3 partners are not registered valuers. तो ये केस में the rule says you will be ineligible if 3 partners are not registered valuers. So यहाँ पर 3 are not registered valuers, मतलब this partnership firm is ineligible. Beware, बहुत लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं. People say, बहुत लोग मैंने देखा YouTube वगैरह पे कि 3 पार्टनर मिनिमम चाहिए जो RV होंगे. नहीं बेटा, minimum 3 partners or all whichever is lower, if they are not registered valuers, then you are ineligible. फिर नेक्स्ट है नो पार्टनर और डायरेक्टर इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ अ क्लास ऑफ एसेट्स दैट सीक्स टू बी वैल्यूड. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बट तुम्हारा कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर शेयर्स को वैल्यू नहीं करता है. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 कैटेगरीज: लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड देन सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह. तो शेयर्स, इफ यू नीड द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स टू बी डन, तो कोई एक पार्टनर या डायरेक्टर तो होना ही चाहिए जो ये शेयर्स को वैल्यू करता है, तो ही कैन साइन द वैल्यूएशन रिपोर्ट. Then it is a subsidiary, JV or associate of a body corporate. So you can't be a subsidiary, JV or associate. तुमको एक sole company होना चाहिए. No one should control you वगैरह. All directors or partners are not eligible under Rule 3 Sub Rule 1. Rule 3 Sub Rule 1 में अगर तुम्हारे सारे partners not eligible है तो दिक्कत हो जाएगी. You can't become a registered valuer firm. Then next आता है Rule 7. Rule 7 is conditions for registration. इसमें मैंने जहां पर भी फॉर्म LLP और कंपनी लिखा है, इट मींस द रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर्म LLP कंपनी एंड नॉट द क्लाइंट. ओके, नाउ रूल 7 says conditions for registration. So you should possess eligibility and qualification under rule 3 and 4 at all times. You should comply with all the rules, this act, bylaws and the code of conduct of RVO. अगर ICAI के मेंबर हो तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह फॉलो करो. You must take permission of authority specified by the CG. ये है IBBI, but don't write it in your exam because study material ने नहीं बोला है. So you take permission of IBBI for shifting membership from one RVO to another. If I want to switch from ICAI to ICSI, I need permission of IBBI, ताकि उसको पता चले that I am not a valuer member of this RVO, but I am a valuer member of another RVO. You must take adequate steps for grievance redressal. You must maintain records for at least 3 years from completion of an assignment. ये जस्ट लाइक योर ऑडिट पेपर्स, यहाँ पर वैल्यूएशन के जो भी पेपर्स होंगे 3 इयर्स तक तुमको रखना है फ्रॉम कंप्लीशन. फिर है ओनली दैट डायरेक्टर और पार्टनर हु इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर एन एसेट क्लास मस्ट साइन. इफ शेयर्स आर बीइंग वैल्यूड, तो एक पार्टनर या डायरेक्टर जो शेयर्स को वैल्यू करने के लिए उसके पास रजिस्ट्रेशन है, ओनली ही कैन साइन. फॉर्म LLP और कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द होल्डिंग और कैपिटल कॉन्ट्री ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर विच इज द साइनर इन दैट फॉर्म LLP और कंपनी. मतलब मिस्टर ए is signing the report. Mr. A has held, let's say, shares worth 5% in that valuer company, registered valuer company. अब in that case, you have to disclose. मतलब RV company जो है ना, it has to disclose कि Mr. A जो sign कर रहा है ना, उसने 5% capital hold किया है. Okay. फिर next आता है firm LLP और company must inform the authority specified by CG, मतलब IBBI, immediately when a partner or director is removed along with detailed reasons. फिर नेक्स्ट है
you must not value asset classes for which he isn't registered. Of course, I told you, अगर मैं land and building के लिए मेरे पास registration है, then I can't value shares. Simple. Of course, I can hold multiple. उसमें कोई issue नहीं है. I can hold multiple, registrations. That's okay. But अगर मेरे पास shares का नहीं है, तो I can't value shares. Simple. Firm or LLP shall be jointly and severally be liable with the signing partner. अगर कोई बोची हुआ, कोई जोल हुआ, तो everyone will be liable. Same यहाँ पर company shall be liable with the director who signs the report. तो basically वो firm LLP company भी मरेगा और partner director भी मरेगा. फिर आएगा conduct of valuation. This will be as per rule 8. Rule 8 बोलता है comply with valuation standards of rule 18. Till CG notifies those standards, follow internationally accepted valuation standards and any other standards adopted by RVO. तो अपना ICAI जो है उसने valuation standard लाया होगा तो follow that. Mention in the valuation report. Very easy answer. Info of asset being valued. क्या value करे उसका info? क्या purpose है valuation का? Factors that you have considered during valuation. Identity of any experts or any other valuers involved. जैसे audit में करते हैं ना joint auditor वगैरह का identity देना है, वही सब same है. Restriction on use of report. किसके लिए use करना है? Dates. 3 dates important है. Date of appointment, date of doing valuation and date of report. फिर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन किया है क्या वैल्यूअर ने, कभी कभार नेसेसरी होता है. एंड कंक्लूजन. व्हाट अबाउट डिस्क्लेमर्स और लिमिटेशंस? तो जस्ट लाइक ऑडिटर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन, द वैल्यूअर मस्ट आल्सो स्पेसिफाई डिस्क्लेमर्स और लिमिटेशंस फेस. अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी मेंशन करना. रूल 9 आता है टेम्पररी सरेंडर. इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा छुट्टी वुट्टी लेके आओ, आराम करो, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन सरेंडर आरसी टेम्पररीली. He must inform the authority specified by CG. मतलब IBBI को तुम मेंशन कर दो कि भाई देखो मैं टेम्परली सरेंडर कर रहा हूँ, I need a break. Also, when a registered valuer surrenders temporarily or revives the membership of RVO, समझो ICAI का membership तुमने temporarily surrender कर दिया and बाद में revive भी कर दिया, whatever the case is, then the RVO मतलब ICAI must inform the IBBI in 7 days from approving that surrender or survival or revival. मतलब तुम जो surrender या revival है ICAI को पहले propose करोगे, ICAI will approve that and within 7 days ICAI will only inform the IBBI मतलब authority specified by CG. Also ICAI मतलब RVO must place on its website in searchable format. क्या place करेगा? Control F करके तुमको दिखना चाहिए कौन सा member ने surrender किया है, कौन सा member का revive हो गया. Then eligibility for RVO. RVO कौन कौन बन सकता है? तो Rule 12 में लिखा है Section 25 company of the old act, Section 8 company of the new act with the sole object of dealing with matters relating to regulating the valuers. मतलब सिर्फ उसी के लिए ये बनाया गया है RVO कि हम valuers को regulate करेंगे. और professional institute established by Act of Parliament like ICAI, ICSI, ICMI और society और trust. However, society और trust जो है वो आज के तारीख में applicable नहीं होगा because there was a rule which said society or trust must be converted into or be registered as a Section 8 company within 1 year from commencement of these rules, which was already 18th October 2017. मतलब यहाँ से 1 year, तो ये आता है 17th October 2018. तो यहाँ तक उनको बोला था सोसाइटी या ट्रस्ट रहेगा तो कन्वर्ट हो जाओ. सो एनीवे आज के तारीख में इट इज नॉट रेलेवेंट. देन राइट साइड जो है, रिमेंबर कि ICAI है, पूरा आंसर ICAI के रिलेटेड है. विल बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब RVO जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा if it conducts educational courses in valuation as per syllabus under rule 5 delivered via classroom या distance module मतलब ऑनलाइन वगैरह जो आजकल चल रहा है, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह होगा. ICAI का कोर्स है, आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 25,000, उसका मैसेज वगैरह आते रहता है. Then it should grant membership or COP with respect to that asset class for which it is recognized. अच्छा, IBBI के वेबसाइट पे जाओगे ना तो पता चलेगा कि ICAI जो ना इट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स. बट ICSI जो ना वो सबके लिए है, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एसेट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, सबके लिए. तो RVO के पास जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके मेंबर्स को भी उसी का COP या मेंबरशिप जो भी है वो मिलेगा. कंडक्ट्स ट्रेनिंग बिफोर इशूइंग COP, लेज डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट. ऑडिट में आता है ना 15-20 मार्क के लिए, वही सेम एथिक्स वगैरह. फिर आता है प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन. हर एक को CPE आवर्स वगैरह का रिक्वायरमेंट लग जाता है आफ्टर मेंबरशिप एंड COP. And it monitors, reviews, conducts disciplinary proceedings against the members. तो ये सब ICAI करता है ना, तो ये ऐसा इंस्टीट्यूट जो होता है वो RVO बन सकता है. फिर आता है कंप्लेंट्स. तो कंप्लेंट्स अगेंस्ट RV और RVO. अच्छा, 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट जा सकती है. RV जो एक इंडिविजुअल है, RV जो एक फर्म LLP कंपनी है,
या फिर आरवीओ जैसे कि आईसीआई है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आ सकती है. सो फर्स्ट वन इज कंप्लेनेंट अगेंस्ट आरवी और आरवीओ. मतलब कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो या रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी के भी खिलाफ अगर कंप्लेनेंट है तो ही विल कंप्लेन बाय पोस्ट और कुरियर विद नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1000 रुपीज. किसको जाएगा? अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय सीजी, मतलब आईबीबीआई. एग्जाम में मत लिखना, ये स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा है. एंड आईबीबीआई विल अकॉर्डिंगली हैंडल एंड टेक एक्शन. अच्छा, यही केस में अगर समझो एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी वगैरह इन्वॉल्व है, तो कंप्लेनेंट अगेंस्ट आरवी हु इज अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ वैल्यूअर फर्म एलएलपी और कंपनी. मतलब तुम सोल नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो, यू आर रादर अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अ वैल्यूअर फर्म. तो कंप्लेनेंट वही सेम 1000 रुपए वगैरह पे करेगा, अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय सीजी. तो अथॉरिटी, ये हो गया, अथॉरिटी को दे दिया. फिर इधर एक छोटा ब्रैकेट डालना चाहिए था. ही कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटी एंड इट रेफर्स इट टू द आरवीओ. मतलब आईसीआई के पास चला जाएगा आईबीबीआई. ये आईबीबीआई है, तो अगर कोई पार्टनर डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन है तो आईबीबीआई रेफर कर देगा आरवीओ को, मतलब आईसीएआई को शायद. एंड इट हैंडल्स एंड टेक्स एक्शन एज पर इट्स बायलॉस. फिर लास्ट पार्ट है पनिशमेंट्स. पनिशमेंट में लिखा है रूल 20, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज रूल्स दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट विद सेक्शन 247. अभी पीछे रिवाइंड करके देखना, 247 में ना लास्ट में लिखा था इफ यू कॉन्ट्रावीन दिस एक्ट और यू नो नॉट दिस एक्ट, दिस सेक्शन और एनी ऑफ द रूल्स, तो इन दैट केस वहां पर 25,000 वगैरह की यू नो वहां का फाइन लगा था. बट यहाँ पर वापस इन्होंने लिखा है, प्रोबेबली आई डोंट नो मिस्टेक हो गया रहेगा इनसे, अमेंडमेंट वगैरह आएगा. निर्मला जी को मैंने व्हाट्सएप किया है, लेट्स सी अमेंडमेंट आता है कि नहीं. एनीवे, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज रूल्स, तो लायबल अंडर सेक्शन 469 सबसेक्शन 3 ऐसा बोला. 469 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? मैक्सिमम फाइन 5000 तक का, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे, ये भी चला जाएगा. रूल 21 बोलता है इफ अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज मटेरियल knowing it to be false or he omits a known material fact from any report, certificate वगैरह. मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट किया है या कुछ ओमिशन किया है, then you will be liable under 448. अच्छा, 448 बोलता है फॉलो 447. तो 447 फ्रॉड पेनल्टी अपने सिलेबस में है ना, तो अगर अमाउंट वही वाला सेम रूल लगाना कि एटलीस्ट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर. अगर एटलीस्ट उतना है तो एक पेनल्टी लगेगी, अगर उससे कम है तो दूसरी पेनल्टी लगेगी. ओके, दिस वाज मिसलेनियस